तो आज दीपांशु मेरे चैनल पे है और हम आज के दोनों मैचेस की भी बात करेंगे। 23 अक्टूबर को जो दो मैचेस रहे T20 वर्ल्ड कप में, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज। और इसके बाद कल 24 अक्टूबर को जो दो मैचेस होने हैं, श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, उसकी भी बात करेंगे। तो दीपांशु, आज जो पहला मैच रहा साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैच तो ये मजेदार रहा, पर फिर भी जैसे आप सोच रहे थे ये उसी तरीके से गया मैच या थोड़ा सा डिफरेंट गया? क्या एक्सपेक्टेशन थी नहीं आपकी मैच में? उस तरीके से तो नहीं गया एक्चुअली, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग अच्छे रन बनाएगी और एक एज एन एज अ टूर्नामेंट ओपनर एक एक्सप्लोसिव मैच में एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि दोनों ही कोई हल्की टीम्स नहीं है। आईपीएल में इनके प्लेयर्स खेलते हैं सभी के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छा टोटल डिफेंडेबल टोटल बनाएगी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ने साउथ अफ्रीका के टोटल को डिफेंडेबल दिखा दिया। बट ये डिफेंडेबल था नहीं टोटल। तो मैं साउथ अफ्रीका की बैटिंग से डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ा सा, ऑस्ट्रेलिया की हाँ, भी थोड़ी सी। साउथ अफ्रीका से मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उनका कोलैप्स होगा, क्योंकि वो हम्म। अच्छी फॉर्म में भी आए थे, सीरीज जीत के आ रहे थे, वार्म अप में भी दोनों मैचेस जीते थे। और इनका जो बैटिंग स्टाइल है उसमें ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं मार सकते, पर कम स्कोर पे कोलैप्स होगा ऐसा भी नहीं लगता। तो यहाँ पर ये जो कम पे आउट हुए, तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये एक वन ऑफ मैच ही है। ऐसे मुझे कोई चिंता की बात नहीं लग रही अफ्रीका की बैटिंग में कि कुछ उन्हें अप्रोच चेंज करने की जरूरत है या कोई टेक्निकल फ्लॉज है, क्योंकि थोड़ा सा अनलकी भी रहे मे बी। जैसे कई मैचेस जीतते हैं तो एक हारना होता है, तो मुझे ये वो वाला केस लगा अफ्रीका का, जो उनके डिसमिसल्स रहे। हाँ, मतलब ये या तो ये शुरू में हार गए और अब ये शायद वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। पर साउथ अफ्रीका है, चोकर्स हैं, तो कुछ पता नहीं। बट हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हालांकि बैटिंग लाइनअप एडन मार्करम और इनके जितने भी, मतलब खासकर मुझे मार्करम से काफी अच्छी उम्मीद थी। बट लेट्स होप कि साउथ अफ्रीका आगे के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करे। और आई तो ऑल्सो होप कि आपकी फेवरेट टीम है आफ्टर इंडिया, जितना मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन समटाइम्स मैं इंडिया साउथ अफ्रीका के मैचेस में थोड़ा सा वो 19-20 रहता है मेरा। मैं थोड़ा सा साउथ अफ्रीका मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि किसको सपोर्ट करूं। बट हाँ, मैं पूरे इक्वल पैशन के साथ सपोर्ट करता हूँ। तो इंडिया साउथ अफ्रीका में भी आपका झुकाव कभी कभी ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका की तरफ हो जाता है, तो ऐसा क्यों? मतलब क्या लगता है आपको, पिछले जन्म में क्या साउथ अफ्रीकन थे आप? नहीं नहीं, एक्चुअली मैं जो या फैन साउथ बना अफ्रीका के इसका एक्चुअली। प्लेयर्स कुछ आपको, कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स ज्यादा पसंद है? तो ऐसा रीजन क्या है? साउथ अफ्रीका आप गए हुए हैं, कुछ वहां कनेक्शन है, कोई फ्रेंड्स वगैरह? नहीं, कनेक्शन तो नहीं है। खैर खैर, इंडिया और साउथ अफ्रीका का कनेक्शन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि महात्मा गांधी गए थे तो वहां पे उन्होंने अपार्थीद को खत्म करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। बट उसके अलावा फिर एक ये भी बात है कि साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा एक कंपेटिटिव टीम रही है और बड़ी फेयर टीम रही है। कभी उल्टे सीधे स्लेजिंग कुछ अननेसेसरी, फेयर प्ले करते हैं। फेयर प्ले हम्म। टीम रही है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे जीतती है, परफॉर्मेंस के बेसिस पे हारती है। और ये जो इनका इन्होंने हिस्टोरिकली स्कोर भी दिया, तो ऑस्ट्रेलिया भी काफी स्ट्रगल करके पहुंची। बिल्कुल लास्ट ओवर में इनकी भी एक वक्त तो ये फंसे हुए थे, इनके 80 रन पे ही 4-5 विकेटें गिर गई थी। और तब मुझे लगा कि साउथ अफ्रीका ने एक टैक्टिकल ब्लंडर किया। इन्होंने जो फिफ्थ बॉलर था इनका, वो प्रिटोरिस, इनका जो ऑलराउंडर है, उसको खिलाया। हाँ। कि मैं हम्म। एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक स्पेशलिस्ट बॉलर और खिलाएंगे, 5 बॉलर, क्योंकि इन्होंने नंबर 6 पे जो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी खिलाया था, क्लेसन, जो इनका विकेट कीपर बैट्समैन है। तो उस केस में हम्म। ये लुंगी नगीडी को खिला सकते थे। तो इनका एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इनका बॉलिंग अटैक भी अच्छा रहता है, क्योंकि बॉलिंग साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है इस हम्म। टूर्नामेंट में। तो वहां पर अगर ये उसको कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगी कि थोड़ा सा हम एक ऑलराउंडर खिला लेते हैं, क्योंकि जो प्रिटोरिस है ये एज ए सिक्स्थ बॉलर तो ठीक है, बट एज ए फिफ्थ बॉलर और सिक्स बॉलर की कोई ऑप्शन ही नहीं थी इनके पास। तो वहां पर ये फंस गए, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में भी ऑस्ट्रेलिया को 24 रन चाहिए थे।
और ये प्रेशर में आ सकते थे अगर वहां एक ओवर अच्छा निकल जाता। और तब मैं देख रहा था 2 ओवर पड़े थे प्रेटोरिस के, और वहां पर फिर गेम ऑस्ट्रेलिया के तरफ चली गई इजीली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रेटोरियस को जो इन्होंने ओवर दिया वो इनके लिए महंगा साबित हो गया, वो इनके लिए नुकसानदायक साबित हो गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लुंगी नगीडी को अगर ये खिलाते तो इनका एक बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग हो जाता बिल्कुल। हालांकि साउथ अफ्रीका ने फिर भी मतलब 19.4 तक खींच दिया। मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा खींच देंगे, बट मे बी शायद ऑस्ट्रेलियन टीम भी स्ट्रगल कर रही है। स्टीव ऑस्ट्रेलियन स्मिथ ने टीम तो बहुत अच्छा डेफिनेटली खेला, स्ट्रगल मुझे कर मुझे रही है, अच्छा लगा। आज जीत गई है। पर ये कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी। अगर 20 रन और होते साउथ अफ्रीका के तो ये मैच फिर साउथ अफ्रीका ले जाती, फिर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया नहीं बिल्कुल जीत पाती। बिल्कुल बिल्कुल इनके जो बिल्कुल, ओपनर्स भी है, एग्जैक्टली एरन एग्जैक्टली। फिंच, डेविड वार्नर, उनकी फॉर्म बिल्कुल चिंता का विषय है इनके लिए कि अब आगे के हम्म। मैचेस में इंग्लैंड से मुकाबला होगा। और जिस तरह की फॉर्म में वेस्ट इंडीज है, तो ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को तो हरा देगी। हाँ, वेस्ट इंडीज जैसे तो हमने जो अगले आज मैच में देखा, बिल्कुल। जो इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच रहा, वेस्ट इंडीज ने तो कमाल कर दिया, 55 रन पे ही ऑल आउट हो गई। सच में मतलब ऐसा लगा नहीं कि ये डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, ये टीम जो है ये डिफेंडिंग चैंपियन है। ये तो बस लग रहा था कि ये डिफेंड कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चैंपियन तो दो दो बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो मुझे लगता है क्रिस गेल को ये अननेसेसरी खिला रहे हैं। क्रिस गेल हालांकि इनके टॉप स्कोरर रहे हैं वैसे इस मैच में, बट आई टॉप थिंक अब वो। ये तो कितने 13-14 रन मारे थे या 15? हाँ इनके वेस्ट इंडीज के टॉप स्कोरर है वो इनके जो। तो आपको पता होगा कि कर्टली एम्ब्रोज से इन्होंने पंगा लिया हुआ है क्रिस गेल ने। वो एपिसोड तो पता होगा आपको, अभी रिसेंटली। अच्छा, वो क्या हुआ है उसमें, क्या अभी क्या उसका निकला है? जैसे अभी वर्ल्ड कप से पहले कर्टली एम्ब्रोज ने इनकी टीम सिलेक्शन पे उंगली उठाई थी कि क्रिस गेल हम्म। को लिया है, तो उसकी परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई थी कि अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है पूरे साल, तो नहीं लेना चाहिए था, ऑटोमेटिक चॉइस नहीं बनती। तो उसका हम्म। क्रिटिसाइज किया था। तो इस पे क्रिस गेल बड़ा गुस्सा हो गए। उन्होंने भी बड़ा फिर बाद में बोला कि मैं एम्ब्रोस को देख लूंगा, मैं एम्ब्रोस को रिस्पेक्ट नहीं करता, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे बारे में। तो मैं क्रिस वही, गेल। क्रिस गेल अगर बल्ले से दिखाते अपना कुछ जलवा तो मानते। हाँ क्योंकि एम्ब्रोस ने भी सही एग्जैक्टली। कहा है कि गेल की परफॉर्मेंस तो नहीं रही। इनकी एज अब 43 ईयर्स हो गई है मेरे ख्याल से गेल की। बिल्कुल और बिल्कुल इतनी बिल्कुल। का कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर अपनी कंट्री की तरफ से एट प्रेजेंट तो नहीं खेल रहा। मे भी अब से 20 साल हम्म। पहले एंड होता था, कुछ खेल लेते थे श्रीलंका के, कई बार होता था 40-41 रिटायर होते थे। अब तो मिसबा मिसबा उलग टाइप के। हाँ हाँ, पाकिस्तान के मिसबाउल हक। हाँ, तो मेरे को तो वेस्ट इंडीज का ये इतने जो आसानी से आउट हो गए। आपने तो कहा कि ये, आपने क्या कहा कि वेस्ट इंडीज, मेरे को तो लग डिफेंडिंग रहा था कि चैंपियन है। वेस्ट इंडीज कैचिंग प्रैक्टिस करा रही थी इंग्लैंड की टीम को हाँ कि आइए आपको एग्जैक्टली। बाउंड्री पे कैचेस करना कैसे पकड़ी जाए, उसकी प्रैक्टिस कराई जाए। जिस तरीके हाँ से बस ये कोई सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं खेल रहे थे, एक कोई गैप देख के नहीं खेल रहे कि वहां पे मारे जहां गैप है। ये तो बस इस हिसाब से राइट। मार रहे थे कि ग्राउंड के बाहर मारेंगे, लग गई तो लग गई, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही कंप्लेसेंट तरीके से खेले हैं। और मुझे ऑनेस्टली मुझे शैमरन हेटमायर और निकोलस पूरन से काफी मतलब 2019 का जो वर्ल्ड कप था तब से मुझे इन दोनों प्लेस पे मैं इन दोनों प्लेस को फॉलो करा है। और शैमरन हेटमायर तो दिल्ली डेयरडेविल्स सॉरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेलते हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स को मैंने काफी लंबे टाइम से फॉलो करा है। और मुझे ये दो प्लेयर्स ऐसे लगते थे कि शायद ये जो एक वेस्ट इंडीज की बैटिंग के लिए एक जो प्रॉब्लम रही है काफी टाइम से, उस चीज को ये यंगस्टर्स शायद अब ये रिकवर करेंगे। बट आज का मैच देख के तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग अभी इतने मेच्योर हुए नहीं है कि ये लोग बैटिंग डिपार्टमेंट संभाल सकें। हिटमायर तो फिर भी थोड़ी अच्छी शॉट्स खेल रहे थे और आईपीएल से अच्छी फॉर्म में आए हैं, तो एक मैच के बाद हम्म। नहीं कह सकते। पर निकोलस पूरन तो बहुत लंबे टाइम से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, नहीं कर हाँ। पा रहे। इनको मौके भी लगातार दिए आईपीएल में, पंजाब ने लगातार मौके दिए, लगातार फेल रहे। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल। भी इनको ऊपर भेजा जा रहा है, फिर भी नहीं कर पाए। हेटमायर ने तो हम्म। फिर भी कुछ अच्छी शॉट्स लगाई थी।
और राइट राइट दोनों राइट। मैचेस में एक बात मैंने देखी कि फील्डिंग बहुत अच्छी देखने को मिली। साउथ अफ्रीका के भी प्लेयर्स ने अच्छी कुछ कैचेस पकड़ी, बड़ी फ्लाइंग सी कैचेस, और वेस्ट इंडीज बिल्कुल। की बढ़िया फील्डिंग एफर्ट्स थे। तो जो थोड़ा बैटिंग में लगा पहले मैच में, तो मुझे लगा कि मजा ठीक ठीक था, मतलब उतना मजा नहीं आया। पर दूसरा मैच तो बिल्कुल ही मुझे ऐसे लगा कि वो जैसे आईपीएल में जो लीग स्टेजेस फर्स्ट हाफ में केकेआर की परफॉर्मेंस नहीं चल रही थी, ऊंची ऊंचे नाम, और फीके पकवान। यहाँ पे हो गई कि इनके रसल, पोलार्ड और गेल, इनके नाम बड़े बड़े हैं, पर अभी इनमें वो बात नहीं रही है। अब इनको भी समझना होगा और सिलेक्टर्स को भी समझना होगा वेस्ट इंडीज के, कि मे बी अब T20 वर्ल्ड कप के बाद एक नई टीम बनानी होगी। जो पुराने प्लेयर्स है वो धीरे धीरे बाहर हो, और एक हम्म। नई टीम ये बिल्ड करे, यंग टीम अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आज तो वेस्ट इंडीज का गेम देख के मुझे ऐसा लगा कि श्रीलंका और बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ इनको भी क्वालिफाइंग राउंड में होना चाहिए था, जो जिस तरह से खेले। अच्छा। बट और हाँ, और साथ ही मैं तो ये भी मेरे दिमाग में आया कि अब इनके ग्रुप में जो दो टीम्स और है, वो श्रीलंका है और बांग्लादेश है, जो क्वालिफाई करके पहुंची है ग्रुप वन में। तो जिस तरीके से हम्म। वेस्ट इंडीज खेली है, तो श्रीलंका भी इन्हें हरा देगी और बांग्लादेश भी हरा देगी, अगर इसी तरीके से इन्होंने हाँ खेला। बिल्कुल फिर ये अपने बिल्कुल ग्रुप में बिल्कुल। जीतेगी किससे? वहां पे कोई ये हल्की टीम नहीं है। हाँ ये मुश्किल, इनका मुश्किल ही होगा अब जीतना इनका। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इनका इस ग्रुप से बाहर निकलना, क्योंकि सारी ही टॉप की टीम्स हैं इनकी ग्रुप में, बाकी छोड़ दें तो इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की ले लें वो। परफॉर्मेंस देख के आपको क्या लगा, कि वाकई इनकी बॉलिंग भी इतनी अच्छी थी, या ये वेस्ट इंडीज ने ही विकेट्स थ्रो की? बॉलिंग अच्छी थी, इनकी बॉलिंग अच्छी थी नो डाउट। वेस्ट इंडीज क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, तो आई एम श्योर, और इनके प्लेयर्स आईपीएल में भी अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छा नहीं, बट हाँ इतने इतने भी विकेट्स थ्रोइंग करने वाले तो नहीं होते। तो मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि ये काफी हद तक इनकी बॉलिंग भी, इंग्लैंड की बॉलिंग काफी हद तक अच्छी रही, जो कि एक बड़ा ही बहुत बड़ा थ्रेट है बाकी सारी टीम्स के लिए, क्योंकि ये एक बहुत सॉलिड बॉलिंग करी आज। और थोड़ा बहुत हाँ उन्होंने रिस्की शॉट्स खेले, तो एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। 70-30 कहूंगा, 70% इंग्लैंड की बॉलिंग अच्छी थी, और काफी 30% तक मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज भी बहुत कंप्लेसेंटली खेल रहे थे। पर इंग्लैंड की भी 4 विकेटें गिर गई थी 55 तक पहुंचते हम्म। हुए, तो मे बी इनको भी अगर अच्छा टारगेट मिलता है 140-50, तो इंग्लैंड को भी बैटिंग में तो भी दिखाना होगा कि वो अच्छा स्कोर भी बना सकती है इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दोनों ही मैचेस लो स्कोरिंग रहे। हालांकि राइट। जो हम आईपीएल में देख रहे थे कि वहां पर भी जो कुछ कई लो स्कोरिंग चल रहे थे, तो उसमें पिच का मुझे लग रहा था कि पिच स्लो थी इसलिए। पर यहां पर मेरे को ऐसा लगा नहीं, मुझे तो दोनों ही मैचेस में पिच बैटिंग के लिए अच्छी लगी, बॉल आ रही थी टिप्पा पड़ के अच्छी बैट पे, और बैट्समैनों को अच्छा अप्लाई करना चाहिए था, और बेटर स्कोर यहाँ बनना चाहिए था। अगर इसी तरीके से इतने लो स्कोरिंग रहेगी, तो फिर वर्ल्ड कप का मजा भी कम होएगा, इवन हाँ इवन बिल्कुल टेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि आईपीएल में इतने अच्छे हाई स्कोरिंग मैचेस जा रहे थे, टुवर्ड्स द एंड हाई स्कोरिंग मैचेस जा रहे थे, तो क्या ये क्या रीजन हो सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप के अंदर पहले दो मैचेस इस तरह से मतलब लो स्कोरिंग रहे हैं? एक्चुअली मैं जो दूसरा मैच है वेस्ट इंडीज इंग्लैंड, इसमें तो इतना सरप्राइज नहीं हूँ, वेस्ट इंडीज से मैं कम एक्सपेक्ट कर रहा था। और बाकी पहले मैच में मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि साउथ अफ्रीकन टीम जल्दी आउट हो गई। पर अभी हमें आगे के मैचेस में भी देखना होगा कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है कि नहीं। मे बी ये एक पहले दिन का ऐसे था सुपर सिक्स में कि हाई स्कोरिंग नहीं रहे, फिर पहला जो मैच है वो इतना लो स्कोरिंग भी नहीं था, उसमें 119 रन तो बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अब तो इन खैर जो टॉप टीम्स टीम्स थी, है बिल्कुल। इनमें आपको क्या लग रहा है कि कौन सी टीम ग्रुप वन में, क्या लग रहा है आपको कौन सी टीम आगे अच्छा करके सेमीफाइनल में जगह बनाएगी? इन फर्स्ट ग्रुप में अगर मैं कहूँ तो मुझे डेफिनेटली इंग्लैंड तो लगती ही है कि आगे जाएगी।
और उसके अलावा मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर ऑस्ट्रेलिया भी लगती है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आगे जाएंगे क्योंकि ये वेस्ट दो इंडीज एक के तो स्ट्रॉन्ग टीम। चांसेस कम लग रही है, वेस्ट इंडीज को तो चमत्कार करके दिखाना होगा यहाँ से। साउथ अफ्रीका कैच कर सकती है, अगला मैच अगर वो जीत जाए तो फिर इवन पे आ जाएगी ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया हार जाए क्योंकि वो इतना पीछे नहीं लगे, थोड़ा सा पीछे लगे ऑस्ट्रेलिया के। अब कल के मैच की भी बात करें तो कल पहला मैच है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, और ये दोनों टीम्स क्वालिफायर राउंड से ग्रुप वन में आई है। हम्म। दोनों के बीच मैच है, तो क्या लगता है इस मैच में किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है और क्यों? मैं वैसे कहूंगा ऑनेस्टली, मैंने जो बांग्लादेश ने जो लास्ट अपना क्वालिफायर खेला उसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस दी कि वो करीब 90+ रन से जीते। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद वो पहली स्कॉटलैंड से जो मैच हारे थे वो लोग, उसके बाद वो लोग थोड़े इस चीज के लिए दे हैव रिजन अप टू द ओकेजन कि अब हमें कुछ करके दिखाना है, अब हमें मेहनत करनी है। तो मुझे कहीं ना कहीं, और मैं ऑनेस्टली आपको कहूंगा, मुझे बांग्लादेश में हमेशा से एक एक्स फैक्टर लगा है। वो एशिया कप के फाइनल में पहुंचते थे, कई बार ये फाइनल में जाके हारे हैं। तो मुझे एक एक्स फैक्टर बांग्लादेश में हमेशा से लगा है कि इनके प्लेयर्स भूखे हैं, जो कि जीतना चाहते हैं, कुछ दे वांट टू विन। तो मुझे बांग्लादेश का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है। मुझे लगता है पर कि आप शायद देखो कुछ हो सकता कि है। आप बांग्लादेश के लिए कह रहे हो कि उन्होंने इसमें क्वालिफायर मैचेस में अच्छा किया, पर श्रीलंका के आखिरी मैच का शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने आखिरी मैच में क्या किए। उनके अगेंस्ट जो टीम थी नीदरलैंड्स थी शायद, तो उसको इन्होंने 47 या 48 रन पे ऑल आउट कर दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आराम बिल्कुल से ये मैच भी जीता है। और अपने अब ग्रुप में इन्होंने टॉप किया है, श्रीलंका ने तीनों मैच जीत के। और आखिरी मैच हम्म। कन्विंसिंगली इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही। तो फॉर्म में तो अगर बांग्लादेश ने दो मैच जीते और पहला हारे थे, तो श्रीलंका तो बिल्कुल इन जो भी चार टीमें क्वालिफाई करके आई है तो उनमें सबसे अच्छी फॉर्म श्रीलंका की चल रही है। हाँ, फॉर्म नो डाउट, नो फॉर्म, फॉर्म वाइज तो श्रीलंका एक ऑन पेपर बहुत, फॉर्म वाइज भी काफी स्ट्रांग टीम चल रही है। बिल्कुल, मैं नो डाउट इस चीज का क्रेडिट जरूर दूंगा श्रीलंका को कि हाँ, ये एक बात तो टूर्नामेंट जरूर से है। पहले मुझे थोड़ी हल्की लग रही थी, क्योंकि श्रीलंका पहले स्ट्रांग होती थी तो इनका लेवल नीचे आया, बांग्लादेश का ऊपर गया। तो अब ये दोनों हम्म टीमें मोर और लेस इक्वली है। पर जो फॉर्म चल रही है तो श्रीलंका मुझे थोड़ी आगे लग रही है, तो मैं तो कल के मैच में मुझे लग रहा है श्रीलंका जीतेगी। मेरी तरफ से श्रीलंका के फेवर में प्रिडिक्शन है। और जी आप लग रहा है जी। बांग्लादेश के फेवर में, आपको लग रहा है कि बांग्लादेश जीतेगी। हाँ, प्रिडिक्शन, मुझे रिलेटिवली आपकी बांग्लादेश प्रिडिक्शन अगर पे थोड़ा मानी जाए। सा, मेरी प्रोडिक्शन रहेगी कि बांग्लादेश शायद जीत सकती है, मैच क्लोज होगा क्योंकि दोनों ही टीमें कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है। बांग्लादेश से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो जिस तरह से वो बड़ी बड़ी टीमों को हराते रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ पर अफ्रीका को और उन्होंने इंडिया को, अपने अपने मतलब होम कंडीशंस में हराया है। अब हालांकि यहाँ पर हाँ। होम कंडीशन से हम्म। मिलता जुलता है, पर दोनों के लिए मिलता जुलता है श्रीलंका बांग्लादेश। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैच टक्कर का होगा, मैच बिल्कुल टक्कर का होगा। और बट मेरा मन से सपोर्ट इन दोनों टीम्स के अंदर बांग्लादेश के लिए रहेगा क्योंकि उनके प्लेयर्स काफी एफर्ट करते हैं, मैं सारे प्लेयर्स को देखता हूँ। तो मैं बिल्कुल चाहूंगा तमीम इकबाल नहीं आए इस वर्ल्ड कप में, वो मुझे थोड़ा सा दुख है। तमीम इकबाल अगर आ जाते तो बांग्लादेश की टीम एक बहुत सॉलिड टीम हो जाती। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि तमीम इकबाल ने आने से, पता नहीं किन रीजन से उन्होंने आने से मना करा। बट फिर भी बांग्लादेश मुझे लगता है थोड़ा सा एज एज दे कैन एज पास्ट श्रीलंका। ओके। और अब हम कल के हमारे दूसरे मैच पे आते हैं, आपका पसंदीदा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और इस मैच के बारे में तो जब मैं जहीर के साथ डिस्कस कर रहा था, तो आपने जो बाउंसर्स फेंकी और जो बीमर्स फेंकी जहीर के लिए, तो वो भी बड़े जबरदस्त थी। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्पेक्ट टू जहीर भाई, एंड जैसा कि मैंने कहा कि बहुत रिस्पेक्ट टू हिज वे ऑफ कंडक्टिंग, कि वो क्वेश्चन जो थे वो इतने भी मतलब सिंपल नहीं थे, वो काफी ट्विस्टेड थे।
तो उन्होंने बड़े ही एमिकेबल तरीके से उनको आंसर करा, बड़े प्रोफेशनली उन्होंने चीजों को लिया, और आई वाज रियली हैप्पी कि वो जिस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे थे। तो जैसे ऑल तो रिस्पेक्ट टू उसमें यू। आपके एक सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं भी पूरी तरह नहीं दे पाया, जो आपका दूसरा सवाल था कि आपने ये डिक्लेयर कर दिया था इंडिया जीतेगी, और आपने पूछा था कि आप कितने मार्जिन से जीतेगी ये बताए। तो ये तो उन्होंने भी बात को घुमा दिया, और मैं भी नहीं पाया, फिर बात आगे निकल गई। तो अभी तो मैं आपसे ही पूछता हूँ कि इंडिया कितने मार्जिन से जीतेगी आपके ख्याल से? अब अगर पहले बैटिंग करेगी या सेकंड बैटिंग करेगी, तो क्या आपका, क्या इसके बारे में प्रिडिक्शन है? अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो आई थिंक शायद मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ऑनेस्टली एज मैं ये कहूंगा पहली बात तो इंडिया ही जीतेगी, ठीक है। और उस केस में अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो आई थिंक शायद 20 रन से जीत सकते हैं, अराउंड 20 रन से जीत सकते हैं। और अगर बाद में बैटिंग करते हैं तो आई थिंक एट मोस्ट 3 या 4 विकेट्स वो लूज करेंगे, और कंफर्टेबली वो चेस कर लेंगे, वो 5-6 विकेट से जीत जाएंगे। कितने ओवर पहले? ओवर्स तो खैर आई वुड से कि अराउंड 17, 18, 19 तो लगेंगे। ऐसा बिल्कुल पाकिस्तान की टीम को, जैसे कि आपने भी कहा था वीडियो में, कि बिल्कुल फिसड्डी नहीं है पाकिस्तान की टीम। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आज के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मैच की तरह हो जाएगा। बट हाँ, एंड तक जाएगा, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के मैच की तरह हो जाए। मेरा भी यही अंदाजा है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो अराउंड 20 रन, 15-20 रन का मार्जिन रहेगा, 25 रन भी हो सकता है, इंडिया उसमें जीत जाएगी। और अगर सेकंड बैटिंग करती है तो जो भी टारगेट होगा, सो मे बी अराउंड 18th ओवर तक ये चेस कर देगी। विकेटें 3 से ज्यादा गिर सकती है, मे बी 4 या 5 विकेटें। पर पहले इस मैच में तो इंडिया का ही मुझे पलड़ा भारी लग रहा है, 60-40, जैसे मैंने अपने उस वीडियो में भी कहा था। तो मेरी प्रिडिक्शन भी इंडिया के फेवर में है इस मैच में, और आपकी भी। और इसका यस। रीजन ये नहीं कि सिर्फ भाई इंडिया है तो हमें इंडिया, क्योंकि जितना मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर जानते हैं, मैं इंडिया के अगेंस्ट भी प्रिडिक्शन करता हूँ। तो सपोर्ट मैं हमेशा इंडिया को करता हूँ, पर वो एनालिसिस में कहीं मुझे लगता है दूसरी टीम अगर स्ट्रांग जा रही है, सब कंसिडर करके सिचुएशंस, कंडीशंस, तो दूसरी टीम के फेवर में भी कर सकता हूं। पर यहां पर हम देखें तो पाकिस्तान की मेरे को जो मैच प्रिपरेशन है वो सही नहीं लग रही है इस मैच में, क्योंकि इनको इतने मैचेस नहीं मिले हैं पिछले कुछ महीनों में, और इंडिया ज्यादा प्रिपेयर्ड लग रही है। ये फुल आईपीएल में खेल के आ रही है, यहीं पर खेला है। तो आईपीएल एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। तो अगर ये मैच जैसे पहला मैच है, और वार्म अप में भी हमने पाकिस्तान की कमी देख ली, यही मैच अगर सुपर 6 में लास्ट में होता तो एक बारी को पाकिस्तान मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा compete कर सकती थी, क्योंकि इनको 4 मैचेस की और प्रैक्टिस मिल जाती जो दूसरी टीमों से खेलते। पर यहाँ शुरू में ही अब जो भिड़ेगी ना, तो यहाँ इंडिया इन्हें हरा देगी कंफर्टेबली। पर ये है कि हारने के बाद जो थोड़ा इनको प्रैक्टिस मिलेगी, तो उसका फायदा न्यूजीलैंड के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड को भी यहाँ इन कंडीशंस में इतनी स्ट्रांग मुझे लग नहीं रही है। और पाकिस्तान को पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है यूएई में खेलने का, पर अभी रिसेंटली यहाँ नहीं खेल रहे कोई भी T20, अपने घर पे भी नहीं खेले। तो क्या लग रहा है कि अब इंडिया को जिताएगा कौन, कौन से स्टार परफॉर्मर्स रहेंगे? मुझे एक फीलिंग आती है कि शायद अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मुझे ऐसा फील आता है कि इस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अच्छे, मुझे केएल राहुल एक काफी, केएल राहुल से काफी एक्सपेक्टेशन है कि केएल राहुल अपने आप को इस बार इस मैच में एक बहुत ही मैसिव प्लेयर की तरह अनाउंस करेंगे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर की तरह अनाउंस करेंगे। तो मुझे केएल राहुल से काफी उम्मीदें हैं। बाकी विराट कोहली का लास्ट कैप्टन एज अ कैप्टन वर्ल्ड कप है T20 का, तो मुझे उम्मीद है कि वो इस बार ही प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन सकते हैं। मुझे काफी दूर की प्रिडिक्शन है, बट मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा एक डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। तो आप होप कर रहे हैं विराट कोहली के लिए, पर जो कोहली की फॉर्म चल रही है उससे लग नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसा नहीं हाँ। है कि चलिए जल्दी आउट हो रही है हर बार, पर जब टिक भी रही है ना, एक चीज मैंने नोट की, वो इतना अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे। पहले 6 ओवर में तो अच्छा थोड़ा मेंटेन
करते हैं उसके बाद स्लो हो जाती है। अब यहाँ तो वो नंबर 3 पे आएगी। हाँ। तो अब से 2 साल पहले तो विराट कोहली T20 के नंबर 1 बैट्समैन की तरह बिल्कुल खेलते थे, 80 70 80 रन हर मैच में ही मार रहे थे, हाफ सेंचुरी। तो अभी जो आप कह रही है कि एक तरह से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, उसके लिए तो वो वाली फॉर्म ही दिखानी होगी। कुछ डिस्ट्रैक्टेड लगते हैं मुझे ना ये, पता नहीं ऑफ द फील्ड कुछ इनके रीजंस हैं, पता नहीं क्या है। कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ये या तो बहुत ज्यादा कैप्टनसी का बर्डन है जिसकी वजह से बॉक डाउन हो रखे हैं कि 3 फॉर्मेट इंडिया के और एक आईपीएल, तो 4 4 अलग अलग टूर्नामेंट्स के अंदर, 4 4 अलग अलग फॉर्मेट्स के अंदर ये कैप्टन कर रहे हैं। तो मुझे अब लगता है कि थोड़ा सा इनका प्रेशर कम होगा। मुझे लगता है वो विराट कोहली शायद वापस हमें देखने को मिलेंगे जो हम पिछले 2 साल से मिस कर रहे हैं। तो तो प्लेइंग आरसीबी और 11 में भी इसकी कोई कैप्टनसी आपकी, के बाद प्लेइंग 11 में कोई पर्टिकुलर चॉइस कि क्या होनी चाहिए? अ, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ओपनिंग क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ फिडल करना ठीक नहीं है। एक बैट्समैन को बाहर बैठाना होगा इन्हें, जब 6 प्लेयर रखेंगे, तो वो एक बैट्समैन हम्म। कौन सा होना चाहिए? ईशान किशन, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या, ऋषभ बिल्कुल, पंत? मेरे हिसाब से नहीं, ऋषभ पंत तो इम्पोर्टेंट है। ऋषभ पंत क्योंकि विकेट कीपर हैं और इस वक्त एक्सपीरियंस्ड विकेट कीपर वही है, तो इसलिए उनका होना तो जरूरी है। और दूसरी चीज मुझे लगता है हार्दिक पांड्या जो है वो कंप्लीट वेस्ट ऑफ स्पेस है, वेस्ट ऑफ स्लॉट है, कि वो एक स्लॉट जबरदस्ती घेर के बैठे हैं। अब वो ऑलराउंडर तो रहे नहीं, मुझे नहीं लगता कि फोर्सेबल फ्यूचर में वो बॉलिंग कर सकते हैं। तो ना उनसे अब ढंग से बैटिंग होती है, पता नहीं अब वो जिस तरह के एटीट्यूड के साथ आए थे, वो मुझे लगता है उस एटीट्यूड ने उनको कंज्यूम कर लिया है। तो आई थिंक हार्दिक पांड्या को बाहर बिठा के इनको ईशान किशन को लाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा उन्होंने पहले मैच में जिस तरह की एक्सप्लोसिव बैटिंग करी, जो उन्होंने 70 रन मारे। तो आई हम्म। थिंक ये एक बहुत ही ब्राइट स्टार है जिसको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर दे देना चाहिए, जिससे ये थोड़ा सा मतलब और अच्छा ग्रूम हो सके प्लेयर। तो बैटिंग बैटिंग और हार्दिक पांड्या का मुझे लगता है बैटिंग ऑर्डर क्या रखा जाए? हालांकि कोहली ने तो क्लियर कर दिया है कि ओपनिंग रोहित और राहुल करेंगे, और तीसरे पे कोहली खुद आएंगे। तो हम मान हम्म। लेते हैं कि चलिए अब ये हाँ। रहेगा, तो 4 5 6 का ऑर्डर क्या होना चाहिए? अब छठे नंबर पे करेंगे कैसे? क्योंकि जिसको भी करेंगे फिर उसके साथ नाइंसाफी तो होगी। T20 में ओवर तो मिलते नहीं है छठे नंबर पे इतने। क्या छठे चौथे नंबर पे मुझे पे? लगता है इन्हें रविंद्र, नहीं नहीं, छठे अब नंबर पे रविंद्र जडेजा। हाँ। नहीं, तो बैटिंग हम अगर पांड्या को भी बाहर रखे तो 3 बैट्समैन और हो गए ना, पंत, ईशान किशन और सूर्य कुमार, ये हाँ। इंक्लूड हो गए। हम्म। राइट राइट राइट। तो आई थिंक ऑब्वियसली नंबर 4 पे इनको सूर्य कुमार को भेजना चाहिए, सूर्य कुमार यादव स्काई जो है उनको भेजना चाहिए। और नंबर 5 पे आई थिंक ईशान किशन को, क्योंकि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। कभी कभी नंबर 5 का जो बैट्समैन होता है उसकी डिमांड ऐसे टाइम पे होती है कि जब आपको एकदम से हाई बर्स्ट ऑफ रन्स चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि अगर बाद में बैटिंग करते हैं, सेकंड बैटिंग करते हैं, तो 5 और 6 स्पॉट के लिए ये रविंद्र जडेजा के साथ स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब एक थोड़े रविंद्र जडेजा रिस्पॉन्सिबल के प्लेयर है। साथ स्वैप कर देंगे तो फिर तो और नीचे 7वें नंबर पे चले जाएंगे ईशान किशन। अब पंत तो 7वें पे नहीं आएगी ना, तो काफी नीचे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हाँ, हो जाता है, ईशान किशन। पांड्या छठे नंबर पे इसलिए भी वो करते हैं कि चलिए आखिरी 3 4 ओवर में जाके कुछ बल्ला घुमा देंगे। पर अब मुझे लगता नहीं उनके बल्ले में भी जोर रह गया, वो अपनी इंजरी उनकी जो हुई है उसके बाद से वो, मुझे उनका फ्लेयर कम लगता है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा पांड्या के बियॉन्ड देखना चाहिए इनको, कि अब एक तो वो बॉलिंग में तो किसी यूज की नहीं रहे, तो अब आई थिंक पांड्या को रिप्लेस कर सकते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या लाइनअप रहना चाहिए और या कोई चेंजेस होना हाँ, चाहिए? पांड्या को तो मैं भी बाहर रखूंगा। और बाकी फिर नंबर 6 पे अब इनमें से जो भी आएगा तो नाइंसाफी तो होगी, नहीं इतने हम्म। ओवर्स मिलेंगे। तो मैं करंट फॉर्म को देखते हुए ईशान किशन को पहले ही भेजना चाहूंगा। तो 3 पे नहीं भी हम्म। अगर आते तो 4 पे तो भेज ही दूं मैं ईशान किशन को, क्योंकि हम्म। आईपीएल में भी जो मैंने देखा तो मिडल ऑर्डर में जब भी किशन को भेजा तो वो अच्छा नहीं खेल पाया था, 2 बार ड्रॉप हुआ हम्म। मुंबई।
पहले भी 3-4 मैच खिलाए, मिडिल ऑर्डर में खिलाए, तो एक तो वो रन भी नहीं मार पा रहा था और उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा नहीं जा रहा था। एक तो होता है मान लीजिए 15 रन हम्म। मारे, 8 बॉल पे मार दिए, अब वो 15 रन मारे 17 बॉलों पे, तो वो भी एक फैक्टर होता है। तो मिडिल ओवर में उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा हाँ नहीं जा। हाँ राइट। और तो ये पहले भी हुआ 3-4 मैच में, फिर जब सेकंड फेज शुरू हुआ यूएई का तो उसमें भी यही हुआ, फिर दूसरी बार ड्रॉप करना पड़ा। फिर जब ओपनिंग में लाए तो तुरंत वो बिल्कुल ही बदला हुआ ईशान किशन नजर आया, कि लगा ही नहीं ये तो कोई बड़ा ही जबरदस्त टैलेंट सा नजर आया। और अब वार्म अप में भी, एडम गिलक्रिस्ट। हाँ, तो इसीलिए हाँ। मैं तो खैर ऊपर ही टॉप 3 में फिट करना चाहूंगा, पर नहीं भी होता तो मैं उसको जितना जल्दी हो सके फिर चौथे पे मैं भेजूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना लेट उसको भेजूंगा उतना वो फिर स्ट्रगल कर सकता है। तो फिर चौथे पे राइट ईशान राइट किशन, हाँ। और पांचवे पे सूर्य कुमार, और पंत को फिर नंबर 6 पे आना होगा। थोड़ा सा आना इनका होगा बैटिंग राइट। ऑर्डर चेंज हो सकता है, अगर मान लीजिए विकेट चौथी गिरती है या तीसरी गिरती है 15 ओवर के बाद, तो तब मैं पंत को ही पहले भेज दूंगा, और सूर्य कुमार को तब हम्म। सैक्रिफाइस करना होगा, वो 6 पे आएंगे। और बॉलिंग हम देखें फिर हाँ राइट राइट राइट। होने चाहिए आपके हिसाब से, बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए? आई थिंक मेन तो बुमराह तो एक इनका की जडेजा तो प्लेयर रहेगा ही। 7वें पे जडेजा हो गए। जडेजा तो रहेंगे, हाँ जडेजा तो फिर रहेंगे। आठ और आठ उसके दस उसके क्या बाद 8, 9, 10, 11। आई थिंक आप किसको रेकमेंड करेंगे? आप अगर बॉलिंग लाइनअप में कहते हैं तो आपके हिसाब से क्या रहना चाहिए आइडियल? क्या कोई चेंजेस आपको लगते हैं कोई होने चाहिए 8, 9, 10, 11 के लिए, जो हमेशा से खेलते आए हैं? या कुछ कुछ क्योंकि बुमराह तो आई थिंक रहेगा ही रहेगा। अभी तो थोड़ा नया ही बनाना पड़ेगा, जैसे क्योंकि आप जो कह रहे हो हमेशा से खेलते आए हैं, तो वो अभी टाइम ड्यूरेशन लंबा हो गया, क्योंकि पिछली T20 सीरीज श्रीलंका में थी, अब उस वक्त हम्म। इंडिया के प्लेयर्स इंग्लैंड में भी खेल रहे थे, और उससे हाँ। पहले टाइम ज्यादा हो गया। तो अभी मैं इसलिए करंट फॉर्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। तो करंट फॉर्म हम्म। के अकॉर्डिंग जो बॉलर्स चुने गए हैं, तो भुवनेश्वर सबसे बॉल फास्ट बॉलर्स में सबसे खराब फॉर्म में है इस वक्त। तो 4 पेसर्स हैं, तो हम्म। बचे हुए मैं तीनों पेसर्स को खिलाऊंगा यहाँ पे। तो हम्म। शार्दुल ठाकुर हो गए, मोहम्मद शामी, जसप्रीत बुमराह, और एक स्पिनर की जगह बची। तो हालांकि मैं पहले तो वरुण चक्रवर्ती के फेवर में था, पर क्योंकि अश्विन ने हम्म। दोनों प्रैक्टिस मैचेस में अच्छी बॉलिंग की है, तो इसलिए मैं अश्विन को अश्विन, प्रेफर। मैं बिल्कुल बिल्कुल, इज ऐसे नहीं वर्ल्ड कहता, क्लास। वार्म अप में दोनों में उसने अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी की है और विकेट्स भी ली है। तो मे भी थोड़ा सा वर्क किया है हम्म। कि किस तरीके से मुझे बॉलिंग करनी है, क्योंकि बॉलर तो अच्छे हैं, पर पहले ही अश्विन T20 में वेरिएशंस ज्यादा करने की कोशिश कर रहे थे, और उस वजह से ये आईपीएल में इतने इफेक्टिव नहीं हो रहे थे। पर मैंने थोड़ा पढ़ा कि इन्होंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक टिपिकल ऑफ स्पिनर की तरह बॉल पे फेंकने पे ज्यादा जोर दूंगा। तो लगता है वैसा इन्होंने किया है वार्म हम्म। अप में, और उस वजह से ये ज्यादा राइट इफेक्टिव साबित हुए। तो ये मेरी बॉलिंग लाइनअप रहेगी। तो ये आप भी इससे राइट सहमत है? राइट राइट। थोड़ा चेंज होना काफी चाहिए। हद तक हाँ। नहीं, ये बॉलिंग लाइनअप मुझे लगता है काफी बैलेंस है, क्योंकि आई थिंक रिजर्व में भी जो प्लेयर्स अगर रहे भी हैं, चहर वगैरह भी चक्रवर्ती तो। है, राहुल चहर है, और हाँ चहर भुवनेश्वर भी वगैरह रह जाती तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है चहर को शायद एक बारी को ला सकते हैं ये, अगर इनको लगता है, अगर 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 इनको एक बॉलिंग में करने में कुछ नीड लगती है अगर इनको। वरना आई थिंक ये इस वक्त बहुत ही अच्छा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है 8, 9, 10, 11 का, इसको टेस्ट आउट करना चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ मुझे लगता है ये बॉलिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग रहेगा। और पाकिस्तान की टीम के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे कि उनके कोई प्लेयर्स से रिलेटेड क्या लग रहा है पाकिस्तान कि की कोई कुछ कमाल कर सकता है? पाकिस्तान के तो खैर मैं एक्चुअली ज्यादा प्लेयर्स का मुझे इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, बट हाँ, क्योंकि मुझे वो उनके मैचेस देखने का इतना मौका नहीं लगता। हाँ हाँ। और फिर उनके साथ उनके मैचेस भी कम ही होते हैं, उनके साथ टीमें खेलने नहीं आती हैं तो तो इसलिए
थोड़ा उनके मैचेस में पता नहीं अच्छा, चला था, पर हाँ पाकिस्तान के तो बाबर आजम। मैचेस, पाकिस्तान के तो कई मैचेस सीरीज खुद पाकिस्तान में नहीं दिखाए जाते, कई बार चक्कर पड़ जाता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है पाकिस्तान की खुद की जो पब्लिक होगी वो भी सरप्राइज हो जाएगी कि अरे कौन कौन लोग खेल रहे हैं। तो खैर, बाबर आजम का मैंने काफी सुना है। जैसे मैंने आपकी वीडियो में भी मैंने सुना था, जैसे आप भी कह रहे थे कि मैं बाबर आजम को जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि सुना बहुत है उसके बारे में कि वो कहते हैं कि नेक्स्ट विराट कोहली टाइप बाबर आजम को कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं बाबर आजम को जरूर देखना चाहूंगा। और हाँ, एक बैट्समैन जिसको मैं, हालांकि इस बात को बहुत टाइम हो गया, 2017 में उन्होंने एक कारनामा किया था, पर फकर जमान को आज भी मैं एक थ्रेट मानता हूँ। उन्होंने जो फाइनल मैच के अंदर सेंचुरी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, उसके बाद से मैं उस प्लेयर को हल्के में नहीं ले पाता हूँ। कौन हालांकि से फॉर्म, फाइनल? जी, कौन से फाइनल टू, में? टू, 2017 का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल था, चैंपियंस ट्रॉफी में, उ- ठीक है। उसके अंदर उन्होंने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, तो उसके बाद से उस प्लेयर को मैंने कभी हल्के में लिया नहीं मुझे। फखर जमान तो अभी अच्छी फॉर्म में चल रहा है, वार्म अप में भी मैं देख रहा था, दोनों में उसने हाँ। मारे। और स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़िया था, एक में 205 का स्ट्राइक रेट था, एक में 190 का। हम्म। काफी तेजी से भी मार रहा था, तो ये तो इनकी तरफ से बिल्कुल अच्छा साबित हो सकता है, इसको जल्दी आउट करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनको चलिए जल्दी आउट देखते करना हैं जरूर। कि क्या रहता है, फिर अब कल के मैचेस किस तरीके से रहती है। बिल्कुल। और तो जाने आपके से साथ पहले मैं एक गाना जरूर गाना चाहूंगा, मौका मौका। क्योंकि मैं जरूर ये जानता हूं कि मौके बहुत मिलते हैं, पर मेरे को ऐसा फीलिंग आती है कि वर्ल्ड कप के अंदर चाहे हम जितना सोच लें, बट वो लाइन पाकिस्तान के लिए क्रॉस करना मुश्किल है। पाकिस्तान को हराने का मौका बिल्कुल छोड़ना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक और मौका हाथ लगाए, एक और मौके का फायदा उठाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, कल मैच का मजा उठाते हैं। ओके, ओके। ऑल राइट। ओके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। बाय। बाय।